तो कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और स्वागत है सबका दोबारा आज की नई वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी और खास बात, जो कि बहुत बार मेरे दोस्त कमेंट करते हैं, एक सवाल पूछते हैं कि एंड्रॉइड की रैम बहुत ज़्यादा होती है और आईफोन की रैम बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि 2 GB 3 GB 6 GB इतनी आईफोन की रैम देखने को मिलती है, और आईफोन इतनी फास्ट होता क्यों है? क्यों बिल्कुल भी वो हैंग नहीं होता? एंड्रॉइड फोन हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन कि आईफोन 2 GB रैम के ऊपर भी बहुत सही चलता है, जो पुराने आईफोन की बात करो। और 2 GB का अगर हम एंड्रॉइड फोन लेके आए ना, तो भाई वो पूरी तरह से चलना ही बंद हो जाएगा। उसके अंदर अगर 10-12 एप्लीकेशन भी भर लेना, तो वो पूरा ऐसे कोमा में चला जाएगा, बिल्कुल भी उठेगा नहीं। और इसके पीछे का पूरा जहाँ पे ये लोचा है क्या जहाँ पे जो आईफोन की रैम होती है वो अच्छी होती है, या फिर उनका जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छा है? ऐसा कोई बात नहीं है। एंड्रॉइड की रैम और उनकी रैम बिल्कुल अच्छी होती है। स्पीड की बात करो तो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगी। मतलब कि जो रैम की स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज के ऊपर होता है, जो कि उसके आगे लिखा होता है। जब भी आप किसी रैम को परचेस करते हो ना, अगर आप पीसी की रैम परचेस करोगे तो उसके ऊपर लिखा होगा कि कितने जीबी का रैम है, उसके आगे उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, जो बेसिकली उसके अंदर जो जनरेट होती है, ऐसे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो होता है कि एक ही सेकंड के अंदर कितनी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट हो रही है, और कितने एक सेकंड के अंदर वो कितने ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है। ऑपरेशन बोले तो बेसिकली जो हम कमांड देते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वो होती है बेसिकली रैम की स्पीड। तो पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि ये काम कैसे करती है। जो टेक्निकली पॉइंट होते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपना होता है, रैम अपनी होती है, इसलिए जहाँ पे वो फास्ट चलता है, ऐसी कोई बात। जो इसके पीछे मेन कारण है ना, टेक्निकल कारण, हम उसके बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ही कहीं आपने ये सब चीजें सुनी, बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है, बहुत कुछ सीखने वाली हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रैम के बारे में नहीं पता, या फिर जो कैश मेमोरी होती है उसके बारे में नहीं पता, मैंने पूरा ब्लॉक डायग्राम बना के एक समझाया आपको, एक एक देसी तरीके से। आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। लेकिन अभी बात करते हैं, बेसिकली हमको स्पीड को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एंड्रॉइड में रैम काम कैसे करती है और जहां पे आईफोन में रैम कैसे काम करती है। देखिए, रैम का बेसिकली काम होता है कि जो भी एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, रन करने का मतलब कि जब हम उसको ओपन करते हैं, एप्लीकेशन के अंदर किसी फोटो को अपलोड करते हैं, जैसे फेसबुक की बात करो, या फिर हम कुछ शेयर करते हैं, या फिर एक एप्लीकेशन के अंदर एक पेज, जैसे फेसबुक की बात करो, उसमें सर्च करके दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं, तो वो सब जितना भी एग्जीक्यूट होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, वो बेसिकली रैम करती है। और रोम का यहाँ पे काम क्या होता है, रोम बेसिकली क्या करती है कि जितना भी डेटा होता है वो उसको स्टोर करती है। जो आपने देखा होगा ना, जो फोटो को आपने गैलरी में स्टोर करके रखा होता है, वो जहाँ पे रोम करती है। तो अभी देखते हैं कि एंड्रॉइड में काम कैसे करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो भी एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन होती है ना, वो बैकग्राउंड जहाँ पे रन होते रहते हैं। सपोज अगर आप सेटिंग के अंदर जाओगे ना, वहां पे आपको एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड एप्लीकेशन दिखेंगे, जिसके अंदर नीचे लिखा होगा कि ये कितनी रैम कंज्यूम कर रहे हैं। 10% जे वाली ऐप करी है, 12% जे वाली, 13% जे वाली ऐप करी है, या फिर पूरा साइज लिखा होगा रैम का कि एक जहां पे एप्लीकेशन जो आपने ऐप इंस्टॉल किया वो कितनी रैम जहां पे कंज्यूम कर रही है। और एंड्रॉइड में ये जितना भी प्रोसेस होता है ना, बैकग्राउंड प्रोसेस ये चलता रहता है। ये अगर आप सपोज करो कि अगर आपने इंस्टाग्राम को जहां पे ओपन किया ना, तो इंस्टाग्राम जहां पे क्या करेगा कि अपनी जितनी भी रैम होगी ना उसको जहां पे यूज करेगा, लेकिन बाकी अगर व्हाट्सएप को आपने ओपन नहीं किया, या फिर बाकी जितने भी एप्लीकेशन आपके अंदर है ना, वो भी रैम को जहां पे खपत करके कंज्यूम करके रखेंगे। वो उन्होंने अलग से किया होगा, चाहे आपने उसको ओपन नहीं भी ना किया तो फिर भी वो बैकग्राउंड चलते रहते हैं, आपकी रैम को कंज्यूम करते रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपने देखा कोई नोटिफिकेशन आता है, अगर आपने व्हाट्सएप को ओपन नहीं किया तो फिर भी व्हाट्सएप के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि वो पीछे उसका जो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। इसलिए आपको जो जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो एंड्रॉइड में मिलते हैं। तो ये बेसिकली काम होता है एंड्रॉइड में रैम का। अभी हम जहां पे आते हैं iOS में। iOS में ये पूरा अलग मैटर है। सपोज अगर 3 GB की रैम हमने एंड्रॉइड में डाली है ना, जो मैंने आपको समझाया अभी, सपोज ये 3 GB का पूरा प्रोसेस मैंने आपको एंड्रॉइड में बताया। अभी हम आते हैं आईफोन में। आईफोन में क्या है कि जितने भी बैकग्राउंड ऐप होते हैं ना, वो रन नहीं होते। आपको शायद ये बात सुन के बहुत हैरानी होगी कि अगर बैकग्राउंड ऐप रन नहीं होते तो हमको नोटिफिकेशन कैसे मिलते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि जो जितनी भी आईफोन के अंदर रैम होती है वो बेसिकली फ्री पड़ी हुई होती है। 3 GB का रैम है ना, बिल्कुल फ्री पड़ा होता है। अगर जहां पे एंड्रॉइड में बात करो तो 8 GB का अगर रैम है ना, तो 12 GB का भी अगर आप रैम लेके बैठे हो ना एंड्रॉइड में, उसमें क्या होगा कि 6 GB तो आपका चल रहा होगा, और बाकी 6 GB हो सकता है कि खाली पड़ा हो। उसमें भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन होंगे वो फिर भी कुछ थोड़ा पार्ट होगा जो फ्री रैम का, उसको यूज करते रहते होंगे। इसलिए आपने देखा हो कि अभी इतने सारे 12 GB 16 GB, जहां तक कि 20 GB रैम वाले भी आपको एंड्रॉइड फोन देखने को मिलते हैं, फिर भी वो हैंग हो रहे हैं भाई। लेकिन यहाँ पे आईफोन की बात करो तो 6 GB रैम, 4 GB 3 GB रैम बहुत ज्यादा, वो फिर भी जहाँ पे हैंग नहीं होती। लेकिन
लेकिन यहाँ पे आईफोन में पता क्या है, जब हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन किया तो जहाँ पे वो जितना भी रैम का पार्ट होगा ना वो यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाएगा। जहाँ पे आप सोचिए कि अगर हम एक एप्लीकेशन को 3 GB रैम दे रहे हैं और एक दूसरी साइड में अगर हम एंड्रॉइड में किसी को ऐप को ओपन करें, अगर 12 GB रैम है उसका, तो मुझे लगता है कि 20-25 या फिर 200 MB उसको मिलेंगी ये एक एप्लीकेशन को, बाकी सारी डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पे आईफोन में क्या है कि अगर हमने एक एप्लीकेशन को ओपन किया ना, पूरा रैम उसके ऊपर काम करेंगी और अप्रोक्स जहाँ पे 80% रैम अगर जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ तो इंस्टाग्राम के ऊपर काम करेंगी। बाकी जितने भी जहाँ पे ऐप होते हैं वो जहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं, वो बेसिकली काम नहीं करते। और जहाँ पे अगर इंस्टाग्राम को आईफोन में मैंने ओपन किया तो वो इंस्टाग्राम को अगर इतनी सारी रैम मिल रही है तो भाई वो कभी भी हैंग नहीं होगा। चाहे इतनी रैम अगर एंड्रॉइड में भी इंस्टाग्राम को मिल जाए ना तो वो एंड्रॉइड में भी वो हैंग नहीं होगा, लेकिन एंड्रॉइड में ये सिस्टम नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे आईफोन में ये सिस्टम देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जितना भी रैम का प्रोसेस होता है वो एक ही एप्लीकेशन के ऊपर काम करती है, जिसके कारण वो एप्लीकेशन हैंग नहीं होती है और पूरी तरह वो काम करती है। चाहे उसको क्लोज करो दोबारा वहां पे ओपन करो, वो बिल्कुल दोबारा उसी स्टेज के ऊपर एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी और बिल्कुल आपका जो आईफोन होता है वो जहाँ पे स्मूथ चलता है। और इसके पीछे जो दूसरा कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जहाँ पे एंड्रॉइड में क्या होता है कि बहुत सारे डेवलपर होते हैं। डेवलपर की बात करो तो बहुत सारे लोग जो एंड्रॉइड की ऐप को क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको एंड्रॉइड के डेवलपर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, आईफोन के डेवलपर कम देखने को मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आईफोन की कोडिंग डिफिकल्ट है या फिर एंड्रॉइड की थोड़ी आसान है, लेकिन आपको एंड्रॉइड के डेवलपर इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि जो अपना गूगल का प्ले स्टोर है ना, अगर आप जहाँ पे कोई भी ऐसी ऐप क्रिएट करते हो जो दिखने में थोड़ी अच्छी लगती है या फिर कोई कैलकुलेटर वाली ऐप आपने बनाई है ना, उसके बाद आप गूगल से परमिशन मांगोगे तो बहुत जल्दी आपको परमिशन मिल जाएंगी, आप उस ऐप को अपलोड कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डेवलपर होते हैं जो काफी सही होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे ऐप को कस्टमाइज करना है, जो आपकी एप्लीकेशन आपने बनाई है वो कितनी रैम को कंज्यूम करेंगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिगिनर होते हैं, जो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन को बनाना सीखते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन बना देते हैं, कोई भी उसका ऐसे ढंग नहीं होता, कोई भी नाम उसको देते हैं। आपने देखा होगा कि गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारी फालतू की ऐप देखने को मिलती है, उसके पीछे यही कारण होता है कि कुछ ऐसे डेवलपर ऐप क्रिएट करते हैं और वो स्पेशल असाइन नहीं करते कि ये जो एप्लीकेशन है वो कितनी रैम कंज्यूम करे। हालांकि जो आपकी एप्लीकेशन का साइज कम ही होगा, लेकिन वो हो सकता है कि 300-400 MB का रैम कंज्यूम कर लेंगी। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं एंड्रॉइड में, वो बिल्कुल ही आपके फ़ोन को क्या करता है कि हैंग कर देता है, बाकी का जितना भी सिस्टम होता है वो भी काम नहीं करता क्योंकि उस ऐप को अच्छी तरह से क्रिएट नहीं किया होता। और फिर हम जहाँ पे क्या करते हैं कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके ऐसी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद रिवोक या फिर ट्रिगर प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। रिवोक होता क्या है बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर, जैसे आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे ना, वो साथ में 3-4 एप्लीकेशन की और परमिशन लेगा जो आपके ऑलरेडी एंड्रॉइड फोन में है। वो बेसिकली क्या करेगा कि उसको भी अवेक करेगा एप्लीकेशन को। अगर आपने नई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो उसको ट्रिगर करके उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, उस एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करके वो आपने जो नई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है वो तो आपकी रैम को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जो बाकी के जो 3-4 ऐप हैं वो भी उसको साथ वो रन हो रहा है, जिसके कारण बाकी के एप्लीकेशन भी आपके बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसके कारण जहां पे आईफोन की बात करो तो आईफोन में ऐसा नहीं होता। डेवलपर जब भी कोई आईफोन की ऐप क्रिएट करता है बहुत डिफिकल्ट होता है ऐप स्टोर के अंदर ऐप डालना, बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते हैं, जहां तक कि वो ये भी देखते हैं कि जिस बंदे ने ये एप्लीकेशन बनाई है उसने जहाँ पे कितनी रैम यूज करेंगे आईफोन के अंदर, जब हम डालेंगे इतनी रैम को जहाँ पे ये असाइन करेंगे और पूरी तरह से रन होगा या फिर नहीं होगा, दूसरी एप्लीकेशन को रिवोक करेगा या फिर नहीं करेगा या फिर ट्रिगर करेगा, ये सब देख के पूरा कंप्लीट करके सिक्योरिटी और प्राइवेसी को चेक करके उसके बाद ऐप स्टोर के अंदर ऐप डाउनलोड होती है पूरी तरह से सेफ तरीके से। और फिर चाहे हम उसको आईफोन में इंस्टॉल भी कर ले रो रैम के अंदर, और फिर भी वो जहाँ पे ज़्यादा रैम आपकी कंज्यूम नहीं करेगा, बिल्कुल कम रैम के ऊपर भी वो एप्लीकेशन यहाँ पे रन करेंगी। एंड्रॉइड में क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ज़्यादातर वो एक ही सैंडबॉक्स के अंदर काम करते हैं। बेसिकली अगर हम किसी दूसरे का परमिशन लेते हैं, अगर कोई भी ऐप ट्रिगर करती है किसी दूसरी एप्लीकेशन को, वो जहाँ पे क्या करते हैं कि एक ही सैंडबॉक्स के साथ होती है, जिसके कारण वो ईजी जहाँ पे उसको ट्रिगर करती है वो करती है। लेकिन iOS में क्या होता है कि हर एक ऐप का अपना अलग जहाँ पे सैंडबॉक्स होता है और वो इसी तरीके से काम करती है, हर एक का प्रोसेसर अलग होता है, वो हर एक चीज को होल्ड करके रखती है। सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर यहाँ पे मैं एक ऐप ओपन करता हूँ, अगर मैंने उसको ओपन करके बंद कर दिया और वो जहाँ पे ऐप क्या होगा वो बेसिकली एक फ्रीज मोड में चला जाता है, क्योंकि उसका सैंडबॉक्स एक अलग होता है, जितना भी डेटा होता है वो उसके अंदर स्टोर रहता है। मैं दूसरी एप्लीकेशन को जहाँ पे ओपन करता हूँ उसको यूज करता हूँ, वो पूरा जो रैम होगा
होगा वो दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएगा। दोबारा अगर मैं बैक वाली एप्लीकेशन के ऊपर जाऊंगा तो वो वहां से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बेसिकली उसके पास जो डिफरेंट सैंडबॉक्स है, हर एक एप्लीकेशन का iOS में अपना अपना सैंडबॉक्स होता है जिसके कारण वो सही तरीके से काम करती है। एंड्रॉइड में हम किसी भी ऐप का फोर्स स्टॉप कर दें या फिर उसको क्लोज कर दे तो हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो सपोज मेरे पास व्हाट्सएप है, तो अगर मैं जहाँ पे व्हाट्सएप का जो फोर्स स्टॉप कर दूं तो वो जहाँ पे मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो एंड्रॉइड में क्या होता है कि अगर बैकग्राउंड ऐप चलेंगी तो हमको नोटिफिकेशन मिलेगा। बैकग्राउंड ऐप अगर चलती है कोई भी तो रैम भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी, अगर आईफोन में बैकग्राउंड ऐप नहीं चलती फिर जहाँ पे कैसे हमको नोटिफिकेशन मिलते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन कैसे मिलता है अगर एप्लीकेशन फ्रीज हो जाती है। इसके पीछे जो जितना भी प्रोसेस हो उसको यहाँ पे बोला जाता है यूनिफाइड पुश नोटिफिकेशन। तो यूनिफाइड पुश नोटिफिकेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पे आईफोन में पता क्या हो रहा है, आईफोन में मैंने एक एप्लीकेशन को ओपन किया, पूरा रैम का प्रोसेस एक एप्लीकेशन के ऊपर आ गया है, बाकी जितने भी ऐप है वो जहाँ पे फ्रीज हो चुके हैं। मतलब कि फ्रीज होने का मतलब ये है कि अभी उन्होंने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो बैकग्राउंड रन नहीं कर रहे हैं जैसे जहाँ पे एंड्रॉइड में रन करते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लाउड सिस्टम होता है, जैसे हमारी आई क्लाउड की आईडी होती है ना, तो वो जितना भी हमारा सिस्टम होता है, जो भी हमने लॉग इन किया होता है, जो भी हमारा डेटा होता है, वो जहाँ पे आईफोन का जो क्लाउड सिस्टम होता है उसके ऊपर होता है। अगर जहाँ पे मेरे को कोई व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करता है और मैं जहाँ पे अपना फेसबुक को ओपन करके बैठा हूँ, तो अगर मेरा पूरा रैम एक एप्लीकेशन के ऊपर है, मुझे तो नोटिफिकेशन मिलना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन आएगा iOS में बेसिकली क्लाउड सिस्टम के ऊपर आएगा। मतलब कि वो सीधा मेरे को एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, वो मुझे सीधा जहाँ पे जो आईफोन का क्लाउड सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले नोटिफिकेशन आया, उसके बाद मेरे मोबाइल में आया। मुझे पता चल गया कि यार व्हाट्सएप के ऊपर जहाँ पे कोई मैसेज आया हुआ है। फिर मैं जहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन करूंगा और फिर जहाँ पे मेरे को शो होगा कि हाँ व्हाट्सएप के ऊपर कोई मेरे को मैसेज आया, फिर जहाँ पे वो मैसेज मैं देख सकता हूँ। ये बेसिकली जो यूनिफाइड पुश नोटिफिकेशन सिस्टम होता है, ये एंड्रॉइड में भी यूज किया जाता है, लेकिन एंड्रॉइड में पुश नोटिफिकेशन होता है, यूनिफाइड नहीं होता है। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जहाँ पे इस चीज को यूज किया जाता है। एक चीज और भी है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, मैं आपको साइड में बताऊंगा, वो मैंने चाइना में लिया था। वो सेम मॉडल अगर हम जहाँ पे Xiaomi क्या है, अगर हम जहाँ पे लेते हैं तो उसमें जो रैम होगी हमको कम देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं ना अगर चाइना में, तो उसमें अगर किसी में हमको अगर 3 GB रैम देखने को मिल रही है तो जहाँ पे हमको 2 GB रैम देखने को मिलेगी। वहाँ बेसिकली क्या होता है कि हमको ज़्यादा रैम क्यों देखने को मिलती है? क्या वो ऐसा सोचते हैं कि भाई जो चाइना की पब्लिक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है चीज़, तो जहाँ उनको कुछ फायदा दे? ऐसी कोई बात नहीं होती है। चाइना में मैं बहुत सारी वीडियो पहले बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने बताया था कि गूगल की पूरी सर्विस वहाँ पे बंद होती है। गूगल की एक पुश सर्विस होती है, जैसे हम होता है ना यूनिफाइड, मैंने पुश नोटिफिकेशन आपको आईफोन का बताया, वैसे जहाँ पे एंड्रॉइड का भी होता है। तो वहाँ पे जितनी भी गूगल की सर्विस है बंद होती है। जीमेल की बात करो, जहाँ फिर गूगल मैप की बात करो, जहाँ तक व्हाट्सएप भी उसको बैन किया हुआ है, गूगल मैप वहाँ पे काम नहीं करता, कोई भी गूगल की सर्विस जहाँ पे काम नहीं करती है। एंड्रॉइड फोन में क्या होता है कि कुछ पुश नोटिफिकेशन होते हैं जो हमको गूगल की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं कि स्पीड को मेंटेन रखने के लिए एंड्रॉइड फोन की। लेकिन अगर वहाँ पे एंड्रॉइड चल नहीं रहा, पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, उसकी जितनी भी सर्विस वो बंद है, फिर वो कैसे हमको पुश नोटिफिकेशन मिलेंगे? पुश नोटिफिकेशन अगर हमको नहीं मिलते हैं, जैसे हमको क्लाउड से डायरेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन एंड्रॉइड में उसको पुश बोलते हैं, iOS में यूनिफाइड पुश नोटिफिकेशन होता है। यही कारण है कि हमको सेम मॉडल का चाइना में जब उसका एंड्रॉइड की तरफ से हेल्प नहीं मिलती तो उनको रैम ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि जितना भी प्रोसेस होता है, जितने भी मैसेज होते हैं, वो एप्लीकेशन के ऊपर जो बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादा रन होता है, पूरे हमको नोटिफिकेशन वहाँ से चाहिए होते हैं। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा मेजर कारण होता है कि चाइना में जितने भी मोबाइल लॉन्च होते हैं उनमें जो रैम होती है वो क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि हमको वहाँ पे पुश नोटिफिकेशन की जो हेल्प होती है वो नहीं मिलती है। बेसिकली यही कारण है जो मैंने आपको बताया कि रैम कम होने के बावजूद भी आईफोन में कैसे इतना फास्ट होता है। 3 GB रैम के ऊपर भी हमको 8 GB से एंड्रॉइड की ज़्यादा रैम से हमको ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है। तो बेसिकली इनका जो यूनिफाइड पुश मैसेज सर्विस होती है, एक तो वो अच्छी होती है, साथ में इनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना होता है, मोबाइल इनका अपना होता है, हार्डवेयर अपना होता है, इकोसिस्टम इनका बहुत सही होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, और जी इनको बहुत आसानी होती है कि अपने ही हार्डवेयर के अंदर अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको ईजी तरीके से रन करना। क्योंकि एंड्रॉइड की बात करो तो एंड्रॉइड को बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती हैं। आपको पता है कि Xiaomi की बात करो, Realme की बात करो, फिर OnePlus, बहुत सारे पोको वगैरह, आपको जितने भी फ़ोन है वो एंड्रॉइड के ऊपर चलते हैं। तो यही कारण होता है कि उनको अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं, इसलिए मेन जो होता है उनका यूनिफाइड पुश नोटिफिकेशन वो नहीं बना सकते हैं। एक उनका मेन जो क्लाउड सिस्टम होता है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो उनको जो रैम होती है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। अगर यहाँ पे एंड्रॉइड का ये सिस्टम
आ जाता है तो एंड्रॉयड में अगर 12 GB रैम है तो वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पे हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल है क्योंकि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारी कंपनियाँ उसके ऊपर काम करती हैं, बहुत सारे अलग अलग हार्डवेयर की बात करो तो बहुत सारे अलग अलग मोबाइल वो उसको यूज़ करती हैं, अलग कंपनियाँ उसको यूज़ करती है, जिसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपना सर्वर क्रिएट करना एक कॉमन, क्योंकि इसमें डेटा जो शेयरिंग का होता है, प्राइवेसी के काफ़ी इशू आ सकते हैं। तो यही मेन कारण होता है कि आईफोन की स्पीड इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपने हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को ईजी तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे बग ढूंढना या फिर उसमें जो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो ईजी फाइंड होती है, क्योंकि उनका सिस्टम अपना है, सॉफ्टवेयर अपना है, हार्डवेयर अपना है, तो ईजी तरीके से वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये था जो मैंने आपको बताया कि क्यों जहाँ पे आईफोन कम रैम के ऊपर इतना फास्ट चलता है। ऐसी बात नहीं है कि उनकी रैम अच्छी होती है या फिर एंड्रॉयड की रैम अच्छी नहीं होती है, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो आईफोन की रैम को बनाती हैं, जो कि आईफोन के प्रोसेसर को बनाते हैं, जैसे TSMC हो गया, LG ने भी एप्पल के प्रोसेसर बनाए थे। तो ऐसा नहीं है, अगर वो आईफोन के लिए बना सकते हैं तो अपने लिए भी बना सकते हैं, किसी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी बना सकते हैं। सैमसंग ने भी आईफोन के प्रोसेसर बनाए हैं काफ़ी टाइम पहले, तो सैमसंग क्या अपने लिए वो रैम नहीं बना सकता था? बना सकता था, बेसिकली उनके पास वो सर्विस नहीं है, क्लाउड सर्विस, जो कि जिसकी हेल्प से रैम फास्ट होती है। ये इसके पीछे मेन कारण है। तो फिलहाल ये जो मैंने वीडियो में बताया, वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला, कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ यूनिक था, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भाई सब्सक्राइब करके भी जरूर जाए। मैं देखता हूँ कि व्यूअर आते हैं, बहुत सारी वीडियो देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। तो प्लीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू।